मेरी तरह अगर आप भी हॉरर मूवीज के फैन हो और भूत प्रेत में दिलचस्पी रखते हो तो मेरे दोस्त अपनी जिंदगी की डिक्शनरी में एक शब्द बिल्कुल कॉमन है, कॉन्जरिंग। जी हाँ, वही फिल्म जिसका नाम सुनकर कमजोर दिल वालों का दिल धक धक और अपने जैसे खतरों के खिलाड़ी का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। फाइनली कई सालों के लंबे इंतजार के बाद फिल्म का थर्ड पार्ट कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट रिलीज हो गया है। और एक्साइटमेंट इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि मेकर्स ने साफ शब्दों में बोला है कि ये फिल्म पिछली 2 फिल्मों से बिल्कुल अलग होगी। तो फिर इंतजार किस बात का है? हनुमान चालीसा अपने पास रख लो और दिल को मजबूत कर लो। स्वागत है आपका कॉन्जरिंग 3 की दुनिया में। फिल्म की शुरुआत रात के काले अंधेरे में होती है, जहाँ पे बाहर से सुनसान और शांत दिखने वाला एक अजीब सा घर अंदर कुछ ऐसी घटनाओं का गवाह बन रहा है जो इंसान की सोच समझ से बिल्कुल पार है। अंदर मौजूद है एक 8 साल का छोटा बच्चा जिसका नाम है डेविड, लेकिन इसके भोले मासूम चेहरे पे मत जाना। इसके शरीर को शैतान ने अपने कब्जे में कर लिया है। इन शॉर्ट लड़का पजेस्ड है किसी इविल स्पिरिट से। अब जहाँ पे भूत, आत्मा, शैतान इन सब शब्दों का जिक्र हो और वहाँ पे एड और लॉरेन की जोड़ी दिखाई न दे, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पति पत्नी इस घर में पहले से ही पहुंच चुके हैं और इस छोटे बच्चे के शरीर में घुसे हुए शैतान से परिवार के बाकी लोगों की रक्षा कर रहे हैं। चलो बताओ, तुम खुद को हॉरर मूवीज का फैन बोलते हो ना? भूत को भगाने वाले प्रोसेस का नाम क्या है? जल्दी बोलो। एक्सॉर्सिज्म। सही पकड़े हो। डेविड के ऊपर भी एक्सॉर्सिज्म की तैयारी हो रही है, लेकिन फादर जो है वो चर्च से तो निकल गए हैं लेकिन अभी रास्ते में मौजूद हैं, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक डेविड के बगल में खड़े इस हैंडसम नौजवान लड़के का इंट्रो करा देती हूँ। इसका नाम है आर्ने, जो डेविड की बहन डेबी का बॉयफ्रेंड है। दोनों एक ही जगह साथ में काम करते हैं और फ्यूचर में शादी वादी करके फैमिली प्लानिंग का मन बना रहे हैं। अभी ये प्यार वगैरह साइड में रखो। डेविड को एक बार फिर से दरवाजे पे जोर से पीटने की आवाज सुनाई देती है, जिससे छुपने को वो बाथरूम भाग जाता है। लेकिन ऊपर पर्दे के पीछे किसी शैतान का हाथ देखकर वो जोर से चिल्लाता है कि सामने लगे शावर से पानी की जगह खून बाहर निकलता है। घर वाले और वॉरेन कपल जब इस चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर घबरा के ऊपर बाथरूम की तरफ भागते हैं कि डेविड के शरीर को फिर से शैतान अपने कंट्रोल में करवा के उसके पापा पे चाकू से अटैक कर देता है। बस फटाफट बच्चे को जैसे तैसे पकड़कर वापस नीचे लाया जाता है और तभी फादर के घर पहुंचते ही एक्सॉर्सिज्म की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये जो स्पिरिट है इसकी बॉडी में वो बहुत ज्यादा जिद्दी और गुस्से वाली है और जैसे ही इसके ऊपर होली वाटर डाला जाता है पूरे घर में जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और एक प्लेट उड़कर सीधा फादर के सर से टकरा जाती है। इधर डेविड की हालत धीरे धीरे काफी बिगड़ने लगती है और उसका शरीर उल्टा सीधा होकर ऐसी शेप लेने लगता है जैसे मानो बॉडी की सारी हड्डियां टूटकर बिखर जाएंगी। जब आर्ने से ये सब कुछ देखा नहीं जाता तो वो डेविड को पकड़ के उसके अंदर मौजूद शैतान को चैलेंज करता है कि छोटे बच्चे को सताने से कुछ नहीं होगा, अगर हिम्मत है तो उसके शरीर को छोड़कर मेरे अंदर आ जाओ। एड इस पूरे इंसिडेंट को अपनी आंखों से देखता है और आर्ने को सावधान करता है कि वो आत्मा से बातें ना करे वरना सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इस सब के बीच में लॉरेन के साथ कुछ अजीब सा हादसा होता है। आंखें बंद करने पे किसी अनजानी जगह के फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं, जैसे मानो कोई चीज या फिर इंसान उसको उसका काम करने से रोक रहा है। इधर शैतान को बार बार धमकी देने और चिल्लाने की वजह से फाइनली आर्ने की बात डेविड के कानों से स्पिरिट तक पहुंच जाती है और आंखों ही आंखों में वो आत्मा बच्चे के शरीर को छोड़कर आर्ने के शरीर को अपना नया घर बना लेती है। कि तभी इस पूरे प्रोसेस को देखकर एड जमीन पर गिर के बेहोश हो जाता है और बाकी लोगों का ध्यान आर्ने से हटकर उसकी तरफ घूम जाता है। अगले सीन में स्क्रीन पर फिल्म के मेकर्स का नोट आता है जिसमें बताया गया है कि ये केस एड और लॉरेन की लाइफ का सबसे चैलेंजिंग केस था। इसमें कुछ ऐसा बाहर आया जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। और हाँ, एक बात और, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, ये कहानी 100% असली है। अब शुरुआत होती है फिल्म की असली कहानी की। एड हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि उनको हार्ट अटैक आ गया था, वो भी छोटा मोटा नहीं, ऐसा जिसमें उनकी जान जा सकती थी। मतलब वो काम जिससे एड और लॉरेन बाकी दुनिया की मदद करना चाहते थे वो अब उनकी पर्सनल लाइफ को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। याद होगा तो पिछली बार नन इनकी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी, जिसको लॉरेन ने बाल बाल बचा तो लिया था, लेकिन कब तक और कितनों से बचोगे। दूसरी तरफ आर्ने की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। रात को खतरनाक सपने आते हैं जो हकीकत है या फिर इमेजिनेशन, बंदे को कुछ पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दीवार में बना हुआ ये छेद देख रहे हो, बंदा एक चूहे का पीछा करते हुए इस तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही अंदर झांका उस छेद से नहीं बल्कि ठीक पीछे से किसी साये ने इस पे अटैक कर दिया। वो रियल था या नहीं आर्ने को कुछ नहीं पता। बंदा इस सब से इतना घबरा जाता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड डेबी से ये शहर और घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने की बात बोलता है, लेकिन लड़की नई नई नौकरी और बैंक बैलेंस में कमजोरी की बात बोलकर उसके प्लान पे पानी फेर देती है। एक तीसरी चीज और सुन लो, आर्ने को किसी अजीब सी औरत का चेहरा भी नजर आने लगा है, कभी घर की विंडो पे तो कभी ठीक अपने आमने सामने, जैसे मानो वो इस पे नजर रख रही हो। उधर हॉस्पिटल में एड को फाइनली होश आ जाता है। बंदा
सबसे पहली बात लॉरेन को बताता है कि वो डेविड के शरीर वाला शैतान गया नहीं है, वो सिर्फ आर्ने की बॉडी में घुसकर सबको पागल बना रहा है। लॉरेन ये सब सुनकर डेविड की फैमिली को फोन लगाती है, लेकिन तेज बजने वाला म्यूजिक और एक छोटी सी पार्टी के शोर में फोन इनमें से किसी को सुनाई नहीं देता। तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि डेविड, आर्ने और उनकी पूरी फैमिली खतरे में है, जल्दी से जाइए और उनको बचाइए। लेकिन शायद तब तक काफी देर हो जाएगी, क्योंकि अब आर्ने के दिमाग पे शैतान का कब्जा धीरे धीरे हावी हो रहा है। उसको कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो हकीकत में सच नहीं है। बंदे को डेबी के साथ उनके घर का मालिक और नौकरी का बॉस नहीं, उसके शरीर में कोई शैतान नजर आ रहा है जो लड़की को नोच नोच कर खाना चाहता है। तो बस आर्ने आओ देखता है न ताओ, हाथ में चाकू उठाकर इस पे झपट्टा मारने वाले राक्षस पे अटैक कर देता है और फिर खूब सारा अंधेरा। फिर आता है फिल्म का अगला सीन, जब आर्ने रोड पे अकेला चला जा रहा है कि तभी एक पुलिस ऑफिसर उसको रोक देता है। बंदे के कपड़ों पे खूब सारा खून लगा हुआ है और आंखें इंसान जैसी तो बिल्कुल नहीं है। आगे पता चलता है कि आर्ने के बॉस और घर के मालिक ब्रूनो की दर्दनाक और खतरनाक मौत हो गई है। और अजीब बात ये कि इसके शरीर पे 22 बार चाकू से हमला किया गया है। ये इंसिडेंट डरावना इसलिए भी है क्योंकि जिस शहर में ये घर बना हुआ है वहाँ पिछले 193 इयर्स में ये पहला मर्डर केस है। मतलब लोग एकदम शांति और प्यार से रहते हैं। बस फिर ब्रूनो के मर्डर केस में आर्ने को अरेस्ट करके जेल के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन एड सच जानता है, उसने खुद अपनी आंखों से आर्ने के शरीर में शैतान को घुसते हुए देखा था। लेकिन अजीब बात ये कि जेल में जब एड और लॉरेन आर्ने से मिलने जाते हैं तो ये लड़का बड़ी खुशी खुशी बाइबल हाथों में पकड़ता है और पढ़ भी लेता है, जैसे मानो इसके शरीर में कोई शैतान है ही नहीं। अगले सीन में एड और लॉरेन आर्ने की लॉयर से मिलते हैं जो कोर्ट में उसका केस लड़ने वाली है। बंदी साफ शब्दों में बताती है कि मर्डर करने वाला वेपन और उसके ऊपर आर्ने के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, उसको सजा से कोई नहीं बचा सकता। तब एड एक बड़ी मजेदार बात बोलते हैं, कोर्ट में हर केस से पहले सामने खड़ा इंसान भगवान की कसम खाकर सच बोलता है। मतलब कोर्ट भगवान के एग्जिस्टेंस को मानता है तो फिर शैतान को क्यों नहीं। लॉयर ये बात सुनकर सिर्फ इतना बोलती है कि ये सब चर्च को समझाने के काम आ सकता है, लेकिन कोर्ट ये बात कभी नहीं मानेगा कि आर्ने के शरीर में एक शैतान घुसा हुआ था जिसने उसे जबरदस्ती किसी का कत्ल करवा दिया। इस बात का जवाब लॉरेन ये बोलकर देती हैं कि आज रात आप आ जाओ घर पे डिनर करने, वहाँ आपकी मुलाकात एनाबेल से करवाई जाएगी, उसके बाद खुद फैसला कर लेना कि शैतान होता है या नहीं। इसके बाद शुरुआत होती है रिसर्च की, क्योंकि वॉरेन कपल ये मानते हैं कि इनसे कोई इंपॉर्टेंट चीज तो मिस हो रही है, जिसको अगर ढूंढ निकाला तो शायद आर्ने को कोर्ट में सजा से बचाया जा सकता है। ये दोनों पहुंच जाते हैं आर्ने के उसी घर में जहाँ पे शुरुआत में डेविड के ऊपर एक्सॉर्सिज्म की तैयारी की गई थी। तब डेबी बिल्कुल स्टार्टिंग से इस घर में अपने परिवार की शिफ्ट होने की कहानी सुनाती है। दरअसल घर में घुसते ही डेविड के साथ एक अजीब सा हादसा हुआ था। घर में मौजूद एक अजीब सा पानी वाला बेड, जिसपे लेटते ही डेविड को अपने पीछे किसी और का चेहरा नजर आया था और वो अचानक ही फट गया और किसी साये ने बच्चे को बेड के अंदर खींचने की कोशिश की थी। जब उस बेड को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो जमीन पे कुछ अजीब सा निशान दिखाई देता है जो नॉर्मल लोगों को पानी की सड़न जैसा लग सकता है, लेकिन एड और लॉरेंस समझ जाते हैं कि चक्कर तो कुछ और ही है। इसके बाद घर के नीचे वाटर पाइप्स को चेक करने के लिए जैसे ही लॉरेन बेसमेंट में एंट्री मारती है तो उसको खूब सारे चूहे दिखाई देते हैं जिनके बीच में एक अजीब सी कुछ चीज रखी हुई है। लॉरेन उसको देखकर काफी घबरा जाती है और प्रेयर्स बोलना शुरू कर देती है। बाद में पता चलता है कि ये डीमन टोटेम है, मतलब एक खास तरीके का शापित ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू किसी इंसान के शरीर में आत्मा को बुलाकर जबरदस्ती घुसाया जा सकता है। इसका मतलब डेविड के शरीर को जिस आत्मा ने फिल्म के स्टार्टिंग में पजेस कर लिया था वो खुद अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि किसी और ने सोच समझकर उसको बच्चे के शरीर में घुसा दिया था। ये किसने किया होगा? एक छोटे से बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी? यही सोच रहे हो ना? दरअसल ये काम किसी सेटन फॉलोअर का है। मतलब वो लोग जो भगवान की जगह शैतान की पूजा करते हैं और उनका मकसद सिर्फ एक है, दुनिया में तबाही मचाना और जिंदा लोगों को मौत के नजदीक पहुंचाना। इस टोटेम के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए एड और लॉरेन मिलते हैं फादर कैस्टनर से, जिन्होंने कुछ सालों पहले एक सेटन कल्ट ग्रुप को एक्सपोज किया था। टोटेम की फोटो देखते ही फादर इन दोनों को वार्न करते हैं कि खतरा बहुत बड़ा है। टोटेम का कनेक्शन किसी विच क्राफ्ट करने वाले इंसान से है जो डेविल को इनोसेंट सोल गिफ्ट करने का काम करता है। इसके बाद घर में नीचे बने बेसमेंट में एड और लॉरेन को ले जाकर फादर बहुत सारे सैटेनिक ऑब्जेक्ट्स उनके सामने रखते हैं, जिनको देखकर लॉरेन बोलती है कि फादर को ये सारे ऑब्जेक्ट्स जला देने चाहिए। लेकिन फादर का जवाब शायद इनको दुनिया से छुपा के लॉक रखने में ही सबकी भलाई है। इसके बाद फादर उसी कल्ट ग्रुप से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं जिसको कुछ सालों पहले इन्होंने एक्सपोज किया था। दरअसल वो बंदा जिसने इस कल्ट ग्रुप के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ा था, उसकी प्रेग्नेंट बीवी ने डिलीवरी टाइम से 6 हफ्ते पहले ही एक अजीब से बच्चे को जन्म दिया था जिसका दिल शरीर से बाहर था। और ठीक उसके 3 महीने बाद उस प्रोसिक्यूटर की बीवी ने रेलवे ट्रैक पे अपनी गर्दन रख के ट्रेन से कटकर सुसाइड कर लिया। तो मतलब इन शॉर्ट फादर ये कहानी सुनाकर वॉरेंस को समझाना चाहते हैं कि आर्ने को इस सेटन ग्रुप से बचाने के चक्कर में कहीं ये खुद अपना घर बर्बाद न कर लें। इन दोनों की जान पे भी खतरा हो सकता है। इसके बाद फिल्म में किसी सेटनिक रिचुअल की छोटी सी झलक दिखाई
दिखाई जाती है जिसके सेंटर में आर्ने का फोटो रखा हुआ है, जैसे मानो कोई दूर बैठकर तंत्र मंत्र की हेल्प से उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। इसका असर क्या हुआ वो जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आर्ने जो जेल में अपने सेल की सफाई कर रहा था, अचानक उसके बगल वाले बेड पे सोया हुआ दूसरा कैदी जाग जाता है और रोमांटिक गाने गाने लगता है। जब आर्ने उसकी तरफ बढ़ता है तो अचानक पीछे से एक आत्मा उस पर अटैक कर देती है और उसको अपनी बाहों में भर के हवा में कहीं गायब हो जाती है। इधर दूसरी तरफ एड के पास दूसरे शहर में मौजूद उनके साथ काम करने वाले एक बंदे का फोन आता है जो किसी मर्डर केस का जिक्र करता है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर ने ठीक वैसा ही टोटेम देखा है जो डेविड के घर से मिला था। पुलिस ऑफिसर से मिलने के बाद पता चलता है कि केस 2 लड़कियों का है, जिनमें से एक की डेड बॉडी मिली थी जिसके शरीर पे 22 बार चाकू से हमला किया गया था, ठीक वैसा ही जिसके लिए आर्ने जेल में बंद है। लेकिन इस केस की दूसरी लड़की आज तक गायब है और पुलिस ने जब इन लड़कियों के घर को ढूंढा तो वही टोटेम मिला था, जिसका मतलब वो लड़की जो गायब है शायद वो किसी शैतानी आत्मा के कब्जे में थी जैसे आर्ने था। एड और लॉरेन पुलिस ऑफिसर को एक मजेदार डील ऑफर करते हैं। एक तरफ ये लोग अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करके उस गायब लड़की को ढूंढने में पुलिस की मदद करेंगे, तो दूसरी तरफ इस पुलिस ऑफिसर को इन लड़कियों वाली पूरी केस फाइल वॉरेंस को बदले में देनी पड़ेगी, जिसको पढ़कर शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे इस केस का कनेक्शन आर्ने के केस से जोड़कर शैतान की एग्जिस्टेंस को प्रूव करके आर्ने को मौत की सजा से बचाया जा सके और शायद किसी तरीके का पैटर्न ढूंढकर इस सब के पीछे मौजूद मास्टरमाइंड को भी पकड़ा जा सके। दूसरी तरफ आर्ने से मिलने डेबी और डेविड जेल के अंदर पहुंचते हैं तो आर्ने की हालत फिजिकली और मेंटली काफी वीक दिखाई देती है। डेविड उसके साथ अपने किस्से शेयर करता है जब उसके शरीर में शैतान घुस गया था और पूरे दिन उसके दिमाग में कुछ ऐसी आवाजें घूमती रहती थी जो उससे कुछ करने के लिए बोलती थी। तो फिर आर्ने से ये आवाजें क्या करवाना चाहती हैं? यही सोच रहे हो ना? आंसर है सुसाइड। जी हाँ, शरीर में मौजूद शैतान आर्ने को खुद अपनी जान लेने पे मजबूर कर रहा है। दूसरी तरफ वॉरेंस पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर उस जंगल को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं जहाँ पे मरी हुई लड़की की लाश मिली थी। लॉरेन अपनी स्पेशल शक्तियों का इस्तेमाल करके उसी रात में पहुंच जाती है जब जेसिका और केटी इस जंगल में घूम रहे थे कि अचानक पेड़ के पीछे से एक हाथ निकलता है, जैसे मानो पीछे छुपकर कोई कुछ देख रहा हो। इसके अगले सीन में जेसिका अपने शरीर पे कंट्रोल खो देती है और उसकी पूरी आंखें सफेद हो जाती हैं। बस फिर क्या, हाथ में चाकू जो दूसरी लड़की केटी के शरीर में 22 बार आर पार हो जाता है। लॉरेन उस हादसे के बाद जेसिका के पीछे दौड़ती हुई जंगल के एकदम एंड पॉइंट पे पहुंच जाती है कि तभी एड उसको जोर से आवाज लगाता है और तब सामने आता है अंधेरे के पीछे का असली नजारा। लॉरेन जहाँ पे खड़ी हुई है उसके बगल में एक नदी बह रही है। अगर एड उसको आवाज नहीं देता तो शायद बंदी सीधा नीचे गिर के मौत के घर में पहुंच जाती। लेकिन ज्यादा खुशी मत मनाओ, क्योंकि ठीक अगले सीन में जैसे मानो कोई लॉरेन को पानी में नीचे गिराने की कोशिश करता है कि तभी एड आगे बढ़कर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद उसी नदी को सर्च किया जाता है जिसमें लॉरेन के हिसाब से जेसिका की बॉडी जरूर मौजूद होगी और बॉडी मिलती भी है, लेकिन वो जेसिका की है या नहीं ये पता करने के लिए पुलिस को थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अगले सीन में लॉरेन एड को बताती है कि ये जो शैतान जिसकी वजह से मासूम लोगों की जान जा रही है ये कोई मामूली डीमन नहीं है। इसको कर्स यानी श्राप के रूप में बुलाया गया है और श्राप को तोड़ा जा सकता है। कैसे? इसका जवाब लॉरेन खुद बताएगी। दरअसल शुरुआत में डेविड के घर पे जब लॉरेन को अचानक कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई दिए थे, उनका डायरेक्ट कनेक्शन उस इंसान से हो सकता है जिसने ये डीमन वाला कर्स एक्टिवेट किया है। कनेक्शन है कि नहीं पता करने का सिर्फ एक रास्ता है, वो बॉडी जो पानी में नीचे पुलिस को मिली है, अगर वो सच में जेसिका की है तो उसका हाथ पकड़ के लॉरेन इस कर्स वाले इंसान तक पहुंच सकती है। तो बस वॉरेंस फ्यूनरल होम पहुंच जाते हैं जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है और उस बॉडी की तलाश करते हैं जिसको पानी से निकाला गया है। लॉरेन जब उसका हाथ पकड़ती है तो कुछ भी फील नहीं होता, मतलब ये बॉडी जेसिका की नहीं हो सकती। कि तभी अचानक पीछे किसी दूसरी बॉडी से लॉरेन को कनेक्शन फील होता है और वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। यहाँ दिखाई देती है वही जगह जहाँ से आर्ने के ऊपर जादू टोना किया जा रहा है। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां मौजूद हैं, बगल से ट्रेन का शोर आ रहा है और 12 काली मोमबत्तियां मौजूद हैं। और तब पहली बार फिल्म में उस औरत का चेहरा सामने आता है जिसने इस डीमन कर्स को एक्टिवेट किया है। लेकिन हैरानी वाली बात, लॉरेन जिसके शरीर में दूसरी दुनिया में पहुंची है वो खुद उस औरत का ही है जिसकी आंखों से वो खुद को देख पा रही है। कुछ समझे कि नहीं? जिस तरीके से लॉरेन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी दूसरी दुनिया में जा सकती है, ठीक वैसा ही कारनामा ये औरत भी कर सकती है। लॉरेन और ये बंदी दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। लॉरेन आगे देखती है कि ये अजीब सी औरत आर्ने को अपने रिचुअल्स में फंसा के उसको खुद की जान लेने को मजबूर कर रही है। वो कांच की बोतल जिसमें चर्च ने खुद की रक्षा करने के लिए आर्ने को होली वाटर भेजा था, उसको टुकड़ों में तोड़कर कांच के पीसेस को हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ की नस काटने को मजबूर किया जा रहा है, लेकिन लॉरेन उसको बचा लेती है। इधर एड के पीछे अचानक एक दूसरी डेड बॉडी जिंदा हो जाती है जो लॉरेन पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन एड लॉरेन को हिलाकर वापस उसको इस दुनिया में खींच लाता है और डेड बॉडी जमीन पे धड़ाम। इधर जेसिका और केटी वाले केस की फाइल जब वॉरेंस को मिलती है तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें बाहर निकलती हैं जो इस डीमन कर्स से धीरे धीरे पूरा पर्दा उठा देती हैं। दरअसल
इस कर्ज का एंड गोल है ह्यूमन सेक्रीफाइस, मतलब इंसान की आत्मा का शैतान के राजा डेविल को बलिदान देना, या तो मर्डर से या फिर सुसाइड, लेकिन शैतान की भूख मिटानी पड़ेगी, बदले में जो चाहे मांग लो। अब इस कर्ज को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, लॉरेन ने जिस औरत को अपने विजन्स में देखा था उसका घर ढूंढना पड़ेगा जल्द से जल्द, और जिस जगह पे ये रिचुअल्स किए जा रहे हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लेकिन इस सब इन्वेस्टिगेशन के बीच एड को एक बार फिर से हेल्थ इश्यूज की वजह से चक्कर आते हैं और बंदा बेहोश हो जाता है, और जब दोबारा आंखें खुलती हैं तो घर के बाकी लोग एकदम गायब। बार बार लॉरेन को आवाज देने के बाद भी जब कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो एड कमरे से बाहर निकलता है उसको ढूंढने, कि तभी अचानक पीछे से उस पे वही डेड बॉडी अटैक कर देती है जिसने पहले लॉरेन पे फ्यूनरल होम में हमला किया था। जब एड अपने गले में पहना हुआ क्रॉस उतारकर भगवान का नाम लेकर उसको भगाने की कोशिश करता है और चाकू से उसको जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, कि तभी जैसे मानो उसका सपना टूट गया हो और चाकू के सामने लॉरेन होती है, जो अनजाने में खुद अपने पति के हाथों मौत की मेहमान बनने वाली थी। इस इल्यूजन का मतलब है कि वो डिमोनिक कर्स वाली औरत अब वॉरेंस के घर तक पहुंच चुकी है, लेकिन कैसे? इसका जवाब है ये जले हुए फूल जो किसी अनजाने ने एड को हेल्दी रहने के लिए गिफ्ट किए थे। जब इन फूलों को हटाया जाता है तो पॉट के अंदर का नजारा हर एक को हिलाकर रख देता है, और जब ये जमीन पे गिरता है तो अंदर दिखाई देता है वही डिमोनिक टोटेम जिसका इस्तेमाल फिल्म की शुरुआत में डेविड को पोजेस करने के लिए किया गया था। इसके बाद मर्डर केस में मिली एक अजीब सी लैंग्वेज में लिखी हुई बुक को लेकर लॉरेन फादर कैस्टनर के पास पहुंच जाती है, जो कर्ज को ट्रांसलेट करके पूरी कहानी आसान शब्दों में समझाते हैं। दरअसल कर्ज को पूरा करने के लिए 3 लोगों की जरूरत है। पहला किसी मासूम बच्चे की जिसका दिल बिल्कुल साफ हो, दूसरा किसी लवर की जिसका प्यार एकदम सच्चा हो, दिखावे वाला नहीं, और तीसरा कोई भगवान का बंदा जो बिना अपनी जान की परवाह किए दूसरों को शैतान से बचाता हो। इन शॉर्ट सिर्फ 3 शब्द, प्योरिटी, लव एंड फेथ। इधर एड अपने हेल्पर की मदद से उस डिमोनिक कर्ज वाली औरत के घर की लोकेशन ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऑफिस में एक मैप पे आर्ने की घर की लोकेशन, दूसरी तरफ जेसिका केटी के मर्डर वाली लोकेशन। लेकिन जैसा लॉरेन ने बताया था, विजन्स में उसने जो घर देखा था उसके बगल से ट्रेन का शोर सुनाई देता है, और एकदम काला अंधेरा और जमीन से नीचे अंडरग्राउंड उतरने के लिए सीढ़ियां। बस सारे पॉइंट्स मिलाने के बाद मैप पे एक जगह दिखाई देती है जो लॉरेन के बताए गए शब्दों से हूबहू मैच करती है। लेकिन वो क्या है ये सोचकर एड तुरंत घर से भागने लगते हैं लॉरेन को बचाने। इधर फादर लॉरेन को नीचे अपने बेसमेंट में लेकर आते हैं जहाँ पे बहुत सारे कर्ज्ड ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, और तब अपनी लाइफ के एक डार्क सीक्रेट से पर्दा हटाते हुए एक छोटी बच्ची का फोटो लॉरेन को दिखाते हैं। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं, फादर की बेटी है जिसको जन्म देने के तुरंत बाद उसकी माँ गुजर गई थी, और तब से फादर ने इसको अकेले पालकर बड़ा किया। उनको डर था कि वो ये जो चर्च का काम करते हैं और सेटन के फॉलोअर से पंगा लेते हैं, उसकी परछाई कहीं उनकी बेटी पे ना पड़ जाए, इसीलिए उससे सब कुछ एकदम छुपाकर दूर रखा गया। लेकिन जैसे हम लोगों के साथ होता है, बचपन में जिस चीज के लिए मना किया जाए उसको हम सबसे पहले करते हैं, तो फादर की बेटी भी उन सब चीजों में धीरे धीरे घुसती चली गई और खुद सेटन की फॉलोअर बन गई। इन शॉर्ट समझ जाओ ये वही बंदी है जिसने डीमन टोटेम का इस्तेमाल करके पहले डेविड और बाद में आर्ने के शरीर को कब्जे में कर लिया था। लॉरेन ये बात सुनकर भड़क जाती है क्योंकि फादर के पास जब वो पिछली बार आई थी वो पहले से सब कुछ जानते थे, लेकिन जानबूझकर सच उनसे छुपा लिया। इसका जवाब फादर ये बोलकर देते हैं कि उनको अपनी बेटी के वापस आने की उम्मीद थी, शायद वो इन सब फालतू चक्करों से बाहर आ जाए और फाइनली एक बेटी बनके अपने पापा के पास रहने लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अब उसको रोकना पड़ेगा, जिसके लिए फादर अपने घर के नीचे बने टनल तक जाने का दरवाजा खोलकर लॉरेन को नीचे भेज देते हैं अपनी बेटी को ढूंढने। कि तभी अचानक उसी जगह पे वो मिस्टीरियस औरत प्रकट हो जाती है और अपने पापा के कुछ भी बोलने से पहले उनके गले से चाकू आर पार कर देती है। उधर जेल में आर्ने की हालत धीरे धीरे काफी खराब होने लगती है, जैसे मानो आज उसका दुनिया में आखिरी दिन होने वाला है। शैतान धीरे धीरे उसके दिमाग और शरीर दोनों पे हावी हो जाता है। एकदम जोर जोर से चिल्ला के आर्ने पूरे कमरे का कांच तोड़ देता है, और फिर वही डेविड जैसी हालत, पूरा शरीर कुछ ऐसे शेप में घूम जाता है कि धीरे धीरे पूरे शरीर की हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। और जब इस सब से भी मन नहीं भरता तो लड़का टूटे हुए कांच में से एक टुकड़ा उठा लेता है और अपने गले को काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डेबी और चर्च के पीस दोनों उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। इधर दूसरी तरफ लॉरेन टनल में नीचे उस जगह तक पहुंच जाती है जहाँ पे सैटेनिक रिचुअल्स की शुरुआत हुई थी, कि तभी अचानक वो पागल औरत पीछे से प्रकट होती है और लॉरेन पे अटैक कर देती है। इधर लॉरेन के पीछे पीछे एड उनकी लोकेशन को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं और अपनी पत्नी की चिल्लाने की आवाज सुनकर टनल तक जाने वाले रास्ते का दरवाजा तोड़कर नीचे बेसमेंट में एंट्री मारते हैं। फिर स्क्रीन पे आता है एक अजीब सा सीन। दरअसल लॉरेन खुद को अपनी आंखों से उस टनल में देख रही है। जी हाँ, ये वही स्पेशल शक्तियों वाला कनेक्शन है जिसकी वजह से लॉरेन और ये कर्स वाली औरत एक दूसरे के शरीर में एंट्री मार सकते हैं। इस सब से घबरा के जैसे ही लॉरेन बाहर भागने की कोशिश करती
है कि वही पागल औरत उसको जमीन पे पटक कर उसकी आंखों में चाकू घुसाने की कोशिश करती है। और हैरानी वाली बात ये कि वो लॉरेन को खुद उसकी आंखों से उसकी मौत का नजारा दिखा रही है कि तभी पड़ता है एक जोरदार पत्थर और लॉरेन भाग निकलती है। अब नीचे टनल में एड अपनी बीवी को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं तो सामने से लॉरेन दौड़ती हुई उनकी तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक इल्यूजन खत्म होता है और उसके रूप में मौजूद वही शैतानी औरत उनके मुंह पे कुछ अजीब सी चीज फूंक कर उनके शरीर को पजेस कर लेती है। इसके बाद एड अपने हाथों में हथौड़ा उठाकर खुद अपनी बीवी के पीछे भागने लगते हैं उसकी जान लेने के लिए। काफी देर चलने वाले चूहे बिल्ली के खेल के बाद फाइनली लॉरेन एड के सामने आ जाती है, लेकिन लॉरेन एड से उन पुरानी यादों का जिक्र करती है जब वो पहली बार एक दूसरे की जिंदगी में आए थे और प्यार ने इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का बना दिया था। लॉरेन बोलती है कि इस औरत ने हमारे प्यार का इस्तेमाल करके हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है, लेकिन ये प्यार हमारी कमजोरी नहीं स्ट्रेंथ है। बस इतना सुनते ही एड भैया जैसे मानो नींद से जाग जाते हैं और हाथ में पकड़े हुए हथौड़े को लॉरेन के सर के पीछे मौजूद उसी रिचुअल वाली टेबल पे मार देते हैं जहाँ से कर्ज की शुरुआत हुई थी। तंत्र मंत्र वाले सारे सामान टुकड़ों में बिखर के चकनाचूर हो जाते हैं और साथ में टूट जाता है कर्ज का जादू। बस इतना होने की देर थी कि उधर जेल में मौजूद आर्ने, जो कुछ मोमेंट पहले कांच के टुकड़े से अपना गला काटने जा रहा था, वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ता है डेबी के पास। फिर आता है वो सीन जिसका इंतजार हम सबको था। ये पागल औरत जिसने शैतान को 3 इंसानों की आत्मा की बलि देने का वादा किया था, वो अपने मिशन में फेल हो चुकी है, लेकिन डीमन से जो वादा किया वो तो पूरा करना ही पड़ेगा, वरना हेल में उसको वापस एंट्री नहीं मिलेगी। इसीलिए तभी अचानक टनल में एंट्री होती है शैतान की, जो उसी औरत का फॉर्म लेकर प्रकट होता है। फिर क्या, मैडम के शरीर में मौजूद हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देती है और फिर एक फाइनल अटैक, जैसे मानो हाथ से पकड़कर डीमन ने इस औरत के शरीर से आत्मा को बाहर निकाल लिया हो। मैडम जमीन पे बेजान होकर गिर जाती हैं। मौत, डेथ, खेल खत्म। अब बारी है एंडिंग सीन की, जिसमें आर्ने को कोर्ट में ले जाकर जज के सामने पेश किया जाता है और बदले में मिलती है 5 सालों की सजा। लेकिन इल्जाम इस बार मर्डर का नहीं, मैन स्लॉटर का लगाया जाता है। मतलब जब कोई इंसान कत्ल में शामिल जरूर होता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, अनजाने में होने वाला क्राइम। फिर स्क्रीन पे दिखाई देता है हैप्पी एंडिंग वाला मैसेज, जिसमें लिखा हुआ है डेबी और आर्ने ने जेल के अंदर ही एक दूसरे से शादी कर ली और वो आज की डेट में भी एक साथ हंसी खुशी जी रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी खत्म, फिनिश द एंड। इस फिल्म को कॉन्जरिंग का डार्क चैप्टर क्यों बोला गया, समझे कि नहीं? क्योंकि पहली बार डेविल की प्रेजेंस सिर्फ एड और लॉरेन ने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने भी महसूस की थी। अगली बार मेरे दोस्त जब किसी नए घर में जाओ ना, तो पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना। वो क्या है ना, घर में पहले रहने वाले लोग कुछ मेहमानों को पीछे छोड़ जाते हैं, जिनको चाय कॉफी नहीं, आपका खून चाहिए ब्रेकफास्ट में। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।